बड़े नज़दीक से आप सरकार के साथ में मिलकर के काम कर रही हैं, किसान, उसकी हमेशा एक समस्या रहती है, वो है कि मैंने फसल लगाई खेत के अंदर में, अब उसका मेरे को सही दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब 3,000 रुपये का भाव मिला तो फार्मर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। 440 लाख मीट्रिक टन का इस साल का प्रोड्यूस है, प्राइजेस एमएसपी के नीचे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए थे, उन्होंने विजिट किया, उनके साथ में एग्रीकल्चर डेलीगेशन भी था। आप बता सकते हैं कि किस तरीके का आप टर्न अराउंड आप देख रहे हैं और ये एसोसिएशन कैसी आपको नज़र आती है आगे? अमेरिका यूएस टैरिफ 50% का यूएस टैरिफ लगा भारत के ऊपर पे, उससे काफ़ी एक प्रेशर हमने देखा है मार्केट के ऊपर पे। इंटरनेशनली सिनेरियोज भारत के अगर दृष्टिकोण से देखें तो फेवर के अंदर में जा रहे हैं या नहीं? अभी थोड़ी सी चिंता करने की आपको लगता है कि ज़रूरत दिखाई दे रही है? अगर काश्तकार को मैसर ना हो दो वक्त की रोटी तो कहते हैं हर गंदुम में बाली को जलाकर राख कर दो। जी, अगर किसान के पास में इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन इस वक्त भारत का जो कृषि कारोबार है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और इस खास चर्चा में हमारा साथ दे रही हैं पद्मा जायसवाल साहब। आप रेजिडेंट कमिश्नर हैं पुडुचेरी भवन में, आपका स्वागत है। पद्मा जी, चूंकि आप सरकार के तंत्र में हैं और बड़े नज़दीक से आप सरकार के साथ में मिलकर के काम कर रही हैं, किसान, उसकी हमेशा एक समस्या रहती है, वो है कि मैंने फसल लगाई खेत के अंदर में, अब उसका मेरे को सही दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, जो सबसे रिस्कियर जो ट्रेड है वो है खेती, कृषि, और बीज से लेकर के और उसके क्रॉप के कल्टीवेशन तक, चाहे वो मौसम की मार हो, चाहे वो बीज नकली आया या असली आया, उसका जर्मिनेशन ठीक हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद में उसको पानी ठीक से लगा नहीं लगा, मौसम ठीक हुआ, बारिश ठीक हुई नहीं हुई, सब कुछ अनसर्टेनिटी है। और उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बीच के अंदर में वो बड़ा एक रिस्क लेकर के एक खेती की तरफ कदम बढ़ाता है। ठीक है। अब उसकी जब फसल पक कर के तैयार हो जाती है, उसके हाथ में आती है, तो उसको एक डर सताता है कि मेरी इस फसल का सही दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं मक्का से शुरुआत करूंगा इसकी। एथनॉल के अंदर में हमने मक्का के डेल्यूजन को शुरू किया, उसमें एक डिमांड आई कि हम बायोफ्यूल की तरफ जाएंगे और मक्का इज़ द वन ऑफ द सोर्स कि हम उससे बायोफ्यूल एनर्जी को क्रिएट करेंगे, एथनॉल बनाएंगे और उससे उसकी डिमांड क्रिएट होगी, और हुआ भी। हमने ये देखा कि 120-130 लाख मीट्रिक टन के आसपास की मक्का की डिमांड जो है एथनॉल इंडस्ट्री से आई और उसने फार्मर्स को एक डायरेक्शन दी, और फार्मर का जो मक्का कभी मंडियों के अंदर पूछा भी नहीं जाता था, उसकी यकायक एक डिमांड निकली और उसे 3,000 रुपये तक का भाव मिला। लेकिन जब 3,000 रुपये का भाव मिला तो फार्मर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। 440 लाख मीट्रिक टन का इस साल का प्रोड्यूस है और प्राइजेस एमएसपी के नीचे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, नमस्ते। ये आपने जो ये किसान नीति, जो गवर्नमेंट ने जो नीति बनाई है, हमारी जो एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है, उसमें अब उसको बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया है। उसमें उसका जो मेजर टारगेट है गवर्नमेंट का, वो है कि एक तो फार्मर्स इनकम को 4 गुना बढ़ना चाहिए, और साथ में क्योंकि गवर्नमेंट बहुत विदेशों के साथ उनकी संधि हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, तो वो लोग भी एक पार्टी बनकर, एक मेंबर स्टेट नेशन बन के हमारे को कोलैबोरेट कर रहे हैं, और उनके साथ वो अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे जो कंट्री में ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल फोरम में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो हम खेती करें उसमें वो एक सस्टेनेबल तरीके से रहे, कि हमारे क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारे वाटर टेबल को भी नुकसान ना हो। और फिर गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर वेस्ट की पॉलिसी भी निकाली है। सर्कुलर वेस्ट में है कि जो भी हम बायो प्रोडक्ट
जो भी बायो प्रोडक्ट निकलता है एग्रीकल्चर से उगाकर, उसको भी हम यूज़ कर लें, उसको हम वेस्ट ना होने दें, या उसको जो भी है उसे हम जलाएं ना, ताकि उसमें से जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक होलिस्टिक तरीके की पॉलिसी निकाली है जिसमें कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल होता है। उसमें है कि हम जियो स्पेशल जो भी हमारे टूल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और जो भी हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं, उसके द्वारा हम एक फोरकास्ट करते हैं, इमेजरी फोरकास्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि अभी इस वक्त किस फसल को उगा सकते हैं, कितने देर तक कितना इसमें फर्टिलाइजर यूज़ होगा, कितना इसमें कौन सा सीड लगेगा इसमें, तो इसको, और ये फसल कितनी पक गई है, इसमें पेस्टिसाइड कितना डालना पड़ेगा, ये सब हम AI यूज़ करके जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो डेटाबेस बनाया है गवर्नमेंट ने, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर एक फार्मर जो है उनके स्मार्टफोन के साथ वो अटैच्ड है इंफॉर्मेशन। तो क्या ये अभी इन एक्शन में आ चुका है? ये तो ऑलरेडी ही हमारे जो माननीय जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया इस डेटाबेस का। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेबल है, और ये फार्मर्स के किसान हैं हमारे, उनके मोबाइल के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होकर उनको इन्फॉर्मेशन दे रही है ये। तो हमारे जो किसान भाई हैं वो देखें कि उनके पास अगर ऐसी उन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को वो डाउनलोड करें और इन्फॉर्मेशन ले। तो ये तो जो चल रहा है। फिर गवर्नमेंट ने देखा है कि सिर्फ एक मार्केट जो है, दो तरह के मार्केट हैं। एक तो स्टेट मंडी का मार्केट है अपना, जिसमें कि किसानों को जाके प्रतिबद्ध जो एक माल होता है उस कीमत में मिलता है, जो कि गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। एक मार्केट है कि जो कि मार्केट फ्री मार्केट है, वहाँ अगर किसान चाहें तो वहाँ जाके भी वो अपना माल बेच सकते हैं। उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। वो ऑनलाइन है, उसमें कुछ इनाम जो कि हर जगह है। तो अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की मंडियों में जाना है तो आप वहाँ पर अपना माल बेचिए। अगर आपको कहते हैं मार्केट फोर्सेस, मार्केट प्राइसेस चाहिए, तो आप जो इनाम मार्केट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया है, उसमें आप ऑनलाइन जाकर अपना जो भी चीज़ें हैं सेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो प्राइसिंग है उसमें है कि जितने भी हमारे बायो प्रोडक्ट निकलते हैं, अगर जैसे आप बोलते हैं मेज़ ले लें, जो कि मेज़ ले लें, जैसे वो होता है छल्ली जैसे आप बोलते हैं, तो उसमें क्या है, उसका बायो प्रोडक्ट क्या निकलता है, उसको हम सुखाकर जो मुर्गियां होती हैं या जो हमारी डेयरी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री होती है, उसके लिए दाना उसमें आ सकता है। तो उसकी दाना जो है वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसी में से प्रोसेसिंग करके वो दाना भी हो सकता है। अच्छा, जो उसका फिर बायो प्रोडक्ट होता है उसको आप इथेनॉल बना सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके बायोगैस बना सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कि गवर्नमेंट ने उसको उपलब्ध कराई हैं। परंतु इस स्कीम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने जो नियर के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, एग्रीकल्चर मार्केट है, वहाँ जाके आप इसको लीजिए। नहीं तो ये तो वेबसाइट में भी उपलब्ध है सारी इन्फॉर्मेशन। और अपने जो आप किसी भी जो किसान भाई हैं, किसी कोऑपरेटिव के मेंबर होंगे, किसी फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, तो आप उनसे लीजिए ये इन्फॉर्मेशन जो है, आप उनसे पूछिए कि ये किस तरह की, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो अब तो बहुत सारे मतलब जो हैं चैनल्स खुल गए हैं, पाथवेज खुल गए हैं, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं वो लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और साथ में वो सस्टेनेबल जो हमारी सॉइल है, जो हमारा जो फील्ड है, जो हमारी खेती है, वो भी सस्टेनेबल रहेगी, उसमें भी बहुत नुकसान नहीं होगा। आपने मैडम बताया कि भारत के एग्रीकल्चर के कदम और जो इंटरनेशनल अदर कंट्रीज के जो हाथ हैं वो आप मिले हैं। और उसमें नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर पे बातचीत हुई है। अभी रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए थे, उन्होंने विजिट किया, उनके साथ में एग्रीकल्चर डेलीगेशन भी था। आप बता सकते हैं कि किस तरीके का आप टर्न अराउंड आप देख रहे हैं और ये एसोसिएशन कैसी आपको नज़र आती है आगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका यूएस टैरिफ 50% का यूएस टैरिफ लगा भारत के ऊपर पे, उससे काफ़ी एक प्रेशर हमने देखा है मार्केट के ऊपर पे। और दूसरा, उसी को देखते हुए मेक्सिको ने भी 50% का टैरिफ जो है वो भारत पर 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसको आप पूरे प्रोस्पेक्ट को कैसे देख रहे हैं? क्या इंटरनेशनली सिनेरियोज भारत के अगर दृष्टिकोण से देखें तो फेवर के अंदर में जा रहे हैं या नहीं? अभी थोड़ी सी चिंता करने की आपको लगता है कि ज़रूरत दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिनेरियो बहुत ही पॉजिटिव है। अगर कोई देश अपनी तरफ से 50% का टैरिफ लगा रहा है तो ये तो उसकी अपनी जो रीजंस हैं उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। हमारा इंटरनल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। परंतु अगर हम अपने स्केल को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी कंट्रीज़ तक ले जाना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी G20 नेशंस हैं जिसके हम बहुत अच्छे पार्टनर हैं।
हैं, या फिर जो हम ब्रिक्स हैं उसमें हम बहुत अच्छा जो है हमारा सब मेंबर नेशंस हमारा साथ देते हैं और हमारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। तो हम ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ये कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्ट भी करना चाहती हैं बायो एनर्जी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो यहाँ पर ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। तो ब्राज़ील जैसे, मैं रशिया के बारे में अभी थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, पर ब्राज़ील के साथ तो हमारा बहुत ही कोलैबोरेशन है, वो हमारा बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है। और ब्राज़ील ने बहुत सारे एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत एडवांसमेंट्स किए हैं, स्पेशली जो एग्रीकल्चर के बायो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ब्राज़ील ने ऐसा इंजन भी डेवलप किया है, फ्लेक्सी इंजन बोलते हैं उसे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो कि 100% इथेनॉल से ही चलता है। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी वो हमें कर रहे हैं। तो इसलिए ब्राज़ील के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और जहाँ तक आपने टैरिफ का लगाया जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में, हमारे पास मार्केट का, एक्सपोर्ट मार्केट की भी कमी नहीं है और वो एग्रीकल्चर में नहीं लगे हैं, वो सब दूसरे जेम्स एंड ज्वेलरी दूसरे प्रोडक्ट्स में लगे हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए हमारे मार्केट्स अभी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, एशियन अफ्रीकन मार्केट्स हैं हमारे पास, तो मिडिल ईस्ट के मार्केट्स हैं। तो हमारे पास मार्केट्स की ऐसी कुछ कमी नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर में। अभी जैसे ट्रंप जी ने एक और बयान दे दिया, आपके भारत जो है अपना बासमती राइस जो है अमेरिका में डंप कर रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रही हैं? नहीं, ये तो ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही अपने जो जवाब में बताया कि भारत को ऐसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वो खुद ही अपना बहुत बड़ा मार्केट है। लोग हमसे जो दूसरे देश हमारे कंट्री में आकर मार्केट की वजह से ही आते हैं, और ऊपर से अगर हम चाहें तो हम लोग अपना एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ा सकते हैं। और एग्रीकल्चर में तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही पॉसिबल है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ ही रहा है जब से 50% टैरिफ लगा। आपको लगता है 2030 तक $100 अरब का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अपन कर पाएंगे? एक्सपोर्ट्स हम लोग ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि अभी जैसे अंदर जो डिस्कशन हो रहा था उसमें भी बोल रहे थे कि जैसे 1 मिलियन टन का शुगर एक्सपोर्ट है, तो हम इस टारगेट को मीट कर पाएंगे या नहीं। तो जो दूसरे एक्सपोर्टर्स वहाँ थे वो बोलते हैं इस टारगेट तो बहुत छोटा है, हम तो 4-5 मिलियन टन भी करने को तैयार हैं। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस तरफ से हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी के साथ भी उसका तालमेल बिठाना पड़ता है। डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास जितना सरप्लस है उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट अपनी नीतियाँ बनाती है। तो इस प्रकार से कई बार हमें पॉलिसीज को लेकर के हमेशा ट्रेडर्स का सरकार से जो है वो नाराजगी रहती है। 2 साल 3 साल राइस जो है वो इसका एक्सपोर्ट बैन रहा। अभी वीट और वीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी बैन है, हालांकि राइस का एक्सपोर्ट खुल गया है, लेकिन जो राइस का एक्सपोर्ट बैन ने मार्केट को कहीं ना कहीं एक डंट देने का काम किया कि 2 साल आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, उससे जो आपके बायर्स थे वो डिफरेंट कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो गए। अब हालत ये है कि राइस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भारत के सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर पे हैं। दूसरी सबसे, इसी के साथ ही मैं पॉइंट जोड़ूंगा, क्या आपको लगता है कि मक्का के जो प्राइसेस डाउन है उसकी पूर्ति एक्सपोर्ट से की जा सकती है? अगर सरकार इसके एक्सपोर्ट की तरफ अगर ध्यान दे तो एमएसपी के ऊपर प्राइसेस ले जाने में सरकार कामयाब हो सकती है? हाँ, ये तो ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी तो बहुत रही हैं पीछे। यूक्रेन वॉर की वजह से और यूक्रेन वॉर एक रीज़न है, और एक कोविड-19 भी रीज़न है कि हम लोग जो इतना खुल के जो ट्रेड है, क्योंकि लॉकडाउन में सब था तो इतना खुल के ट्रेड नहीं हो पाया। तो सारी जो कंट्रीज थी वो अपने आप को सेव करने में लगी रही, क्योंकि एक्सपोर्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पर कहीं स्केर्सिटी ना हो जाए या कोई शॉर्टेज ना हो जाए। तो गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो हमारी फूड सिक्योरिटी के साथ एकदम लिंक्ड है, तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती हैं। उसकी पॉलिसीज़ हम जो जितनी हमारी स्थिति आज है, जितना डेटा हमारे पास आज अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही पॉलिसी बनती है। परंतु जब एक्सपोर्ट जो मार्केट है वहाँ तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो क्योंकि जैसे ये तो गेमिंग सेक्टर या फिर एआई या फिर और जो दूसरे सेक्टर जैसे क्रिप्टो करेंसी, वैसा सेक्टर तो एग्रीकल्चर नहीं है कि जिसमें वो पहले बढ़ते हैं और नीतियाँ उन्हें फॉलो करती हैं। ये तो सेक्टर है कि ये इसका डेवलपमेंट गवर्नमेंट की नीतियों पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, और गवर्नमेंट जो है वो अपना एक जो फूड सिक्योरिटी है उसको देखकर ही नीतियाँ बनाती है। तो इसमें बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं, बहुत सारा डेटा है जो गवर्नमेंट जिसको देखकर बनाती है।
है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने मंडी का मार्केट भी है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी है, और भी बहुत सारी प्रावधान हैं। डोमेस्टिक मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, और अगर एक्सपोर्टर्स अपना कुछ एक्सपोर्ट चाहते हैं करना, तो वो अपने प्राइसेस को कम कर सकते हैं। ये जो एंड टू एंड जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं उनकी, जहाँ से उनको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिल सकती हैं, तो वहाँ जो फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी, गुणवत्ता जो है वो देखी जाती है। ठीक है। और साथ में वो लोग ये भी देखते हैं कि हम कंप्लायंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट रेगुलेशंस का, या फिर हम सोशल इक्विटी एंड जस्टिस का, ये सब, इन सब चीज़ों का हम कंप्लायंस कर रहे हैं। अगर हम कंप्लायंट हैं तो हमारा जो मार्केट है वो फेवरेबल होगा। आपने मैडम कंप्लाइंसेस की बात की, कंप्लाइंसेस को लेकर के एक अभी जो रिसेंट एग्जांपल्स सामने आए, बहुत सारे कंसाइनमेंट भारत के, चाहे वो मसालों के हों, चाहे राइस के हों, वो बाहर जा कर के और फेल हुए, और उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स के ऊपर पे काफ़ी नेगेटिव आया। उनका इंटरनेशनल जो मार्केट बना था, भारत ब्रांड को भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा झटका लगा। उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या लगता है कि ये कॉरपोरेट एंड के ऊपर पे एक बड़ी मिस्टेक है, या फार्मर अवेयरनेस की तरफ एक बड़ी चूक है कि पेस्टिसाइड्स का जो यूटिलाइजेशन है, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज को लेकर के काफ़ी इस समय पर इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच के अंदर में बातचीत चल रही है। क्या आपको लगता है कि फार्मर उस लेवल के ऊपर पे अभी अवेयर नहीं हुए हैं? क्या कॉरपोरेट्स को इसके साथ, इसमें गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला करके आगे आना चाहिए फार्मर्स को अवेयर करने के लिए, ताकि जिस क्वालिटी की आपने अभी बात की कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, तो वो तो फार्म एंड के ऊपर ही होंगे। फार्म एंड के ऊपर पे सरकार की क्या भूमिका आप देखें? फार्म एंड में गवर्नमेंट उनको, जितने भी फार्मर्स हमारे हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स, उनको ट्रेनिंग दे रही है, जो भी टेक्निकल ट्रेनिंग है, कि हम लोग किस तरीके से अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। तो क्योंकि वो वहाँ पर जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन थोड़ा सा बहुत टफ है। हमारा चाइना के साथ है, यूएसए के साथ है, ब्राज़ील के साथ है, जिनका पर हेक्टेयर यील्ड बहुत ज़्यादा है, और उनका साथ में वो लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी फॉलो करते हैं, उनके स्मार्ट फार्म्स भी हैं। तो उनके साथ हमारा, अगर वैसे तो इंडिया बहुत अच्छा करता है उनके साथ, परंतु फिर भी आजकल जैसे एआई आ गया है, तो उसमें सेंसर्स जो भी हैं, आईओटी डिवाइसेस के थ्रू वो लोग एकदम पहचान कर लेते हैं कि इसमें थोड़ी सी भी गुणवत्ता में जो है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया है। तो हमारे जैसे अच्छे वेयर हाउसेज होने चाहिए, हमारे पास हाईटेक कोल्ड चेन्स होने चाहिए, हमारे पास इस तरीके से कई बार प्रोसेस करते हुए भी वेयर एंड टियर हो जाता है। तो कई बार जो उसकी जो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक पेरिशेबल कमोडिटी है, तो उसका जो कमोडिटी जो है वो बहुत ही अनसर्टन है, तो उसकी कई बार ट्रांसपोर्टेशन या कोल्ड चेन में ट्रैवल करते हुए भी हमारा जो भी सप्लाई चेन की तरफ, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हुए जो केमिकल्स या तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो पर इन सब चीज़ों में एक कॉस्ट है, तो उन कॉस्ट को देने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज की, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट दे रही है। तो जैसे कि पेपर इंडस्ट्री जो है, अब वो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर को की तरफ शिफ्ट होकर पैकेजिंग की तरफ कर रही है। तो पैकेजिंग को बहुत सस्टेनेबल बना रहे हैं, ताकि उसमें जो है हमारा सामान जो है खराब ना हो, और उसमें जो मॉइस्चर ना आ जाए, मॉइस्चर कंटेंट ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, और ट्रेनिंग भी दी जा रही है फार्मर्स को। कई फार्मर्स इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पॉजिटिव रूप में ले भी रहे हैं। तो परंतु ये है कि हमारे पास एक मार्केट नहीं है। अगर हमारा कहीं से एक मार्केट से रिजेक्ट होता है, तो हमारे पास दूसरे मार्केट भी हैं, और हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। परंतु हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम क्वालिटी, स्टैंडर्ड, गुणवत्ता की तरफ हम इंक्रीज़ हो। इसके लिए सरकार ने टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा सेटअप कर ली हैं, ताकि वो टेस्टिंग ठीक से हो, और उसका जो मेजर कर पाए हम ठीक तरह से, उसका जो मापदंड है। फार्म एंड के ऊपर पे जो मैक्सिमम अपन जो इश्यूज देखते हैं, जैसे अभी मैं वीट की ही बात करूं, आपको लगता है कि वीट का एक्सपोर्ट अभी तुरंत खोल देना चाहिए? क्योंकि एक फोरकास्ट है कि 1170 लाख मीट्रिक टन का प्रोडक्शन इस साल आया, अब नेक्स्ट ईयर जो है वो अराउंड 1250 से लेकर के 1270 लाख मीट्रिक टन के आसपास का वो प्रोडक्शन आना चाहिए, क्योंकि वेदर अच्छा रहा, बारिशें बहुत बढ़िया रही, मॉनसून बहुत अच्छा गया। उसका इम्पैक्ट जो है ये फरवरी और मार्च के अंदर में वीट की क्रॉप के ऊपर पे दिखाई देगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आकर के अब सरकार को एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए, पहल करनी चाहिए, आगे के सिनेरियोज को देखते हुए, कि एक्सपोर्ट को, वीट के एक्सपोर्ट को ग्रीन सिग्नल दे दे? हाँ, तो एक्चुअली सरकार जो भी फैसले करती है, उसके पास एक डेटाबेस होता है, वो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स के साथ बात करके ही करती है। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो कि हमारी जो डोमेस्टिक स्टेबिलिटी है उसको वो थोड़ा सा अनसर्टन कर दे। ठीक है। हमें पहले अपनी फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना है, उसके बाद ही हम दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। तो अगर इस बार जो वीट है उसकी जो उत्पादक है अच्छा हुआ है, उसकी उत्पादन अच्छी हुई है, तो ये सर इसमें तो अगर कुछ
सरप्लस बचता है तो वो ही एथेनॉल की तरफ जाएगा या वो ही कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट की तरफ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो उसकी तरफ देखते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसके हिसाब से सरकार जो है डेटाबेस अपने यूज़ कर क्या लेती है, क्या एथेनॉल decision लेती है। में शुगर केन इंडस्ट्री और एथेनॉल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ये दिक्कत है कि जो शुगर से एथेनॉल बन रहा है उसके जो प्राइजेस हैं एथेनॉल के वो पिछले 3 साल से स्टेबल हैं, उसके अंदर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि अगर एथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर में शुगर केन की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करना है, अगर हम राइस और मेज़ की डिपेंडेंसी को अगर कम करते हैं और शुगर केन की तरफ अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पर प्राइस इंसेंटिव्स जो हैं वो अब देने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ काम करना चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट की बायोफ्यूल की पॉलिसी है जिसमें वो लोग गवर्नमेंट चाहती है कि हम एथेनॉल भी मिक्स करके थोड़ा सस्टेनेबल फ्यूल हो जाए और जो हमारा 22 लाख का जो 22 लाख करोड़ का जो हमारा जो इंपोर्ट बिल आता है पेट्रोल को हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो भी कम हो जाए। फिर हमारा डिजिटल इंडिया में भी है जहाँ पर हमारा बहुत एनर्जी कंजम्पशन होने वाला है। अभी डिजिटल इंडिया में डेटा सेंटर्स बनेंगे, हमारा बहुत कंजम्पशन होने वाला है अभी। तो इस सब डिमांड्स को लेकर विकसित भारत के गोल्स को भी हमने अडॉप्ट करना है। तो इस डिमांड को लेकर इस सब चीज़ों को होलिस्टिकली लेकर सरकार ने ये इथेनॉल की पॉलिसी लाई है। पर जो इथेनॉल जो है सिर्फ एक अपने आप में एक वो मतलब एंड ना रह जाए फार्मर्स का कि सिर्फ हमने इथेनॉल ही प्रोड्यूस करना है। और शुगर केन का जो हमारा जो हेक्टेयर जितना उसका ग्रोथ है वो स्टेबल ही रखना चाहते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही वाटर कंज्यूमिंग मतलब क्रॉप है। और अगर उसको हम इथेनॉल में थोड़ा सा उसको इंसेंटिव दे देंगे उसके प्राइसेस को थोड़ा बढ़ाकर तो उससे क्या होगा कि जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना ही बोएगा। तो जैसे कि महाराष्ट्र बेल्ट हो गया या फिर जो कि साउथ इंडिया का जो बेल्ट हो गया जो कि सेमी एरिड रीजन है जो थोड़े से मतलब जहाँ पर वाटर टेबल नीचे जा चुका है तो वहाँ पर गन्ने की खेती बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर हम लॉन्ग टर्म से देखें तो लॉन्ग टर्म में फिर अगर वहाँ पर गन्ना बोया जाएगा तो उसमें फिर वो डेजर्ट बन जाएगा थोड़े दिनों के बाद जाके, तो उसका नुकसान किसान को ही होगा। पर इथेनॉल के साथ ये ज़रूर है कि इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट है, उसके साथ और भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हैं, प्रेस मड है और भी जो उसका वाटर निकलता है ट्रीटमेंट वाटर जो निकलता है वो भी है। तो उसको आप अपना प्रोसेसिंग करके फर्टिलाइज़र में यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं या प्रेस मड जो है उसका आप बायोगैस बना सकते हैं और उसको अपने जो मिल है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसकी चीज़ें हैं इथेनॉल के अलावा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आइडिया गवर्नमेंट का ये है कि आप उसके बायो प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्रोसेस करें। अगर हम ओवरऑल एग्रीकल्चरल सेगमेंट को देखते हैं तो एक रिपोर्ट आई थी जब डबल इनकम की बात की जा रही थी कि फार्मर्स डबल इनकम, तो उस समय पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, डॉक्टर अशोक दलवाई साहब ने वो रिपोर्ट निकाली थी। तो उस रिपोर्ट के अंदर में ये कहा गया कि जो फार्मर है देश का वो दरअसल उस क्रॉप को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है जिसके अंदर में इनकम ऑफ सोर्स जो है ओनली 7% है। हाँ, ठीक है, फाइन। और जो फ्रूट एंड वेजिटेबल और बागवानी है बेसिकली उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 7%, जबकि यहाँ से जो इनकम आ रही है उस 7% से वो दैट इज 25%। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उस तरफ अब ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक लिवरेज जो है वो एमएसपी की जब फार्मर को मिल रही है कि मुझे धान में और गेहूं के अंदर में एमएसपी के ऊपर में मेरा काम चल जा रहा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल पेरिशेबल आइटम है एक तो, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके पास में मार्केट, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो मार्केट में वो शायद प्राइस उसको नहीं मिल पाए। तो ये एक फियर वहाँ पर दिखाई देता है। इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, जो अशोक जो धलवान उनकी जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट उनकी बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो कि हमारी जो स्थिति है ग्राउंड में उसके ऊपर ही उन्होंने वो रिपोर्ट दी है। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का वो ज़्यादातर एमएसपी के अराउंड है, और जो हमारा जो सेंट्रल इंडिया और जो साउथ इंडिया है और या बिहार या उड़ीसा हो गया, ये लोग ज़्यादातर इनको यहाँ के किसान जानते हैं कि मार्केट फोर्सेस से कैसे डील करना है। तो क्योंकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एमएसपी के और मंडियों के अराउंड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जहाँ पर एमएसपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि किसान को अभी मार्केट फोर्सेस के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे बात करते हैं या कैसे उनके साथ डील करते हैं अपने बेनिफिट को लेकर, वो अभी उसकी और ट्रेनिंग और मदद की ज़रूरत है। परंतु जहाँ पर जो दूसरे एरिया
एरियाज़ हैं, जैसे कि मैं पुडुचेरी में या गोवा में, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का यूज़ करके और जो वैल्यू एडिशन करके इसमें बहुत ज़्यादा किसानों ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अब जैसे कि अशोक दालवान जी, इनकी रिपोर्ट में खुद ही लिखा है कि मशरूम का अगर रॉ मटेरियल हम यूरोपियन यूनियन में भेजते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती, परंतु अगर हम उसी को ही प्रोसेस कर देते हैं, उसको एक पैकेज ठीक से पैकेजिंग कर देते हैं उसकी, तो उसी में 80% प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो वैल्यू एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसे गवर्नमेंट कर रही है कि मंडियों के अलावा भी ऑल्टरनेट मार्केट क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। और जैसे कि अगर किसान भाई अपने आलूओं को पेप्सी को देना चाहते हैं या किसी और जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो मंडियों के अलावा वो वहाँ भी बेच सकते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पुडुचेरी में खुद ही, क्योंकि वो तो एक सेमी एरिड एरिया है और साथ में कोस्टल एरिया भी है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से उसका जो लैंड है वो थोड़ा सा सी में भी चला गया है। तो उस वहाँ पर फिर भी वहाँ पर फार्मर्स जो हैं हॉर्टिकल्चर का इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ फ्रेंच पॉपुलेशन है, तो वो लोग जैसे ग्रीन राइस हो गया, जैसे कि रेड राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया, तो ये सब चीज़ें करके ये लोग करते हैं, वहाँ पर उगाते हैं हॉर्टिकल्चर, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, तो इससे उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि भारत इस समय पर बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले जाएं, मूव करें? देखिए, भारत तो एक बहुत एक विशाल देश है और इसमें बहुत तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, हम सबको पता है, और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज पॉलिसी भारत में तो लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र, पुणे जो कि बहुत ही विकसित राज्य हैं उनको देखें, और कर्नाटका है जैसे, तो वहाँ पर तो फार्मर, जैसे आप बोल रहे हैं, उस तरफ जा रहा है, उस तरफ अग्रसर हो रहा है, उसके पास अपने बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और ऑर्गेनिक ही बन रहा है वो। पुणे में तो मैं खुद ट्रेनिंग करने गई थी, तो वहाँ पर तो बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, तो वो तो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो चुके हैं वहाँ पर। तो परंतु जब जैसे हम जहाँ और जाएँ, जहाँ पर हम नॉर्दर्न स्टेट्स में जाएँ, तो वहाँ पर हाँ थोड़ी सी अभी हमें और एजुकेशन इंसेंटिव देने की उनको ज़रूरत है, और उनको एजुकेशन और जो भी ट्रेनिंग देना है उनको देना पड़ेगा। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का एग्रीकल्चर चल रहा है, पर ओवरऑल भारत की स्थिति मजबूत है और भारत का एग्रीकल्चर जो है वो अपने फार्मर्स की इनकम को बढ़ा रहा है। आपने बताया कि ब्राज़ील के अंदर जिस तरह से फ्लेक्सी इंजन्स आए गाड़ियों के अंदर में, और 100% हम एथेनॉल को वहाँ पर यूज़ करने लगे। क्या भारत की ऑटो इंडस्ट्री इसके लिए अभी बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, और लग रहा है कि नहीं, अब जो टारगेट अचीव किया है, अब इसको टारगेट को अब बढ़ाने की आवश्यकता है, 25%, 50% तक लेकर के जाया जाए? क्या आपको लगता है कि उसके लिए इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री और एंड कंज्यूमर बोथ आर रेडी? नहीं, ऑटो इंडस्ट्री तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो उसको तो एक पूरा उसको तजुर्बा है ब्राज़ील में काम करने का, ईयू में काम करने का या इंडिया में काम करने का। पर जब फ़र्क ये है कि इंडिया के जो रोड्स हैं, वहाँ के जो ड्राइवर्स की जो ड्राइविंग हैबिट्स हैं, और जो वहाँ के जो रोड्स हैं और वहाँ के जो एक्सपेक्टेशंस हैं और ड्राइविंग हैबिट्स हैं वो अलग है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सेलरेटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और बार बार उसको हम लोग करते रहते हैं, एक्सेलरेटर देते रहते हैं। हमारी ड्राइविंग थोड़ी सी रैश है, रफ है, पर वहाँ पर जो ड्राइविंग है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं। प्राइवेट सेक्टर तो रेडी ही है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ऑलरेडी हमने उनसे, भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है उनके साथ। तो ऐसे तो हमें कोई मुश्किल नहीं है, परंतु हाँ, हमें बिहेवियर्स को लर्न तो करना ही पड़ेगा कि वैसे जो गाड़ियाँ हैं उसको हम किस तरीके से क्या क्या सावधानियाँ लेके चलाएंगे। भारत आत्मनिर्भर दालों में और खाद्य तेलों में क्या लगता है होने जा रहा है, या वहाँ पर चैलेंज अभी दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि किसान तो वही क्रॉप लगाएगा जिसमें उसको सही दाम मिलेगा। क्या आपको लगता है कि दाल और जो खाद्य तेल हैं उसके अंदर में किसान अपना हाथ डालेगा, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और उसमें उसको सही दाम मिलेगा? नहीं, किसान तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा ही रहा है, क्योंकि भारत तो एक बहुत ही विशाल देश है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो उसमें कई फार्मर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन करने को तैयार हैं, क्योंकि जहाँ जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो दाल ही उगेगी। नहीं, भारत तो एक बहुत ही विशाल देश है, और भारत में जो किसान हैं जो कि अपना जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्रॉप का जो पैटर्न है उसको चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह से, क्योंकि वो लोग
स्मार्ट जो है एग्रीकल्चर की जो प्रेडिक्शन है उसको भी वो यूज़ कर रहे हैं। Okay. तो उस तरीके से तो वो लोग पूरा जो उनकी मिट्टी के लिए जो उस टाइम जो उस वक्त के लिए वेदर के हिसाब से, विंड के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से जो भी क्रॉप सूटेबल है वो उसी क्रॉप को उगाएंगे। एक तरह से तो इस तरीके के फार्मर्स हैं जो कि बहुत इन्फॉर्म्ड और बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और वो तो पूरा पल्सेस और जो भी आप बोल रहे हैं दालें जो हैं उनको उगा रहे हैं। परंतु एक तरफ ज़रूर है, कई जो मार्केट हमारा कुछ ऐसा भी है जो कि पूरा एमएसपी के ऊपर निर्भर है, तो परंतु वो भी उनमें भी वहाँ पर भी ट्रेनिंग देकर थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर भारत सरकार वो कोशिश कर रही है कि उनको भी इस चीज़ का समझाएं, उनको वैसे स्किल दें, उनको वैसी इन्फॉर्मेशन दें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी आय को कैसे बढ़ाया जाए। अमेरिका भी अपने फार्मर्स के लिए फाइट कर रहा है, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि वहाँ पे चूँकि चाइना ने उनका सोयाबीन परचेज नहीं किया पिछले 2 साल, वही पॉलिटिकल टेंशन्स और टैरिफ वॉर की वजह से, और उस वजह से जो ट्रम्प साहब हैं वो प्रेशर के अंदर आए, तो उन्होंने तलवार जो है भारत की तरफ खींच दी कि जी भारत हमारे लिए एग्री मार्केट्स को ओपन करे, डेयरी को ओपन करे, और जीएम जो सीड्स हैं उसके लिए ओपन करे, सोयाबीन की परचेजिंग करे। क्या आपको लगता है कि टैरिफ एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है सरकार के ऊपर पे, और एक्सपोर्ट्स चूँकि डाउन जाने का एक डर है, हालांकि जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी आई, मोर देन 8%, तो उसको अगर मेंटेन करना है, वो डाउन नहीं जाए, तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहना होगा, और चूँकि हमारा जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो यूएस मार्केट से है, हम वहाँ पे सरप्लस में हैं, वहाँ पे हम नेगेटिव नहीं हैं, तो क्या लगता है कि यूएस जैसा मार्केट जहाँ पर करीब करीब 100 अरब डॉलर के आसपास का हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, प्लस में है, तो वो हाथ से ना फिसले? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी ट्रेड नेगोशिएशंस तो हो भी रही हैं, और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही आई हैं कि कुछ आई थिंक वी आर सक्सेसफुल इन स्ट्राइकिंग अ पॉजिटिव डील विच इज़ फेवरेबल टू बोथ द पार्टीज। परंतु जैसे कि वहाँ का जो क्रॉप है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से बनता है, तो कि जिसके जो हैं कि थोड़े से नुकसान भी ऐसे हैं कि वहाँ की जो डेयरी है वो हमारे कल्चरल जो हमारे एथॉस हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो उस हिसाब से तो हम लोग वहाँ की डेयरी को या वहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऐसे एकदम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एक बहुत ही कल्चरल सोसाइटी है, हमारे कुछ अपने रिलीजन है, रिचुअल्स हैं, तो उसको देखकर कुछ हमारी जो भी कोई रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उस तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं इंडिया में, तो हम एक तरह से उनके ऊपर ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उसके सीड्स होंगे फिर उसको भी प्रोक्योर करने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, तो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो और उसके ऊपर से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं उसके कुछ परिणाम अच्छे नहीं रहे हमारे, जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था पहले, तो उसका कुछ हेल्थ हैजार्ड्स भी हैं उसके, तो इस वजह से ध्यान से रखते हुए इससे कोई ऐसे एक्सपोर्ट मार्केट हमारे हाथ से नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई कर लिया, और साउथ अफ्रीका एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट मार्केट बन गया है अब। तो जब इतने सारे देश वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो तो हमारा ऑलरेडी ही बहुत ही की पार्टनर है। क्या आपको लगता है कि वो समय आ गया है जहाँ पर भारत को अपने प्रोडक्ट्स जो है उसकी ब्रांडिंग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में एक डिफरेंट वे से करनी चाहिए, लाइक कि भारत दाल, भारत राइस जैसे अभी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में चलन में आया, तो क्या इसी तरीके से भारत ब्रांड जो है एग्रीकल्चर के अंदर में अपनी ताकत वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में कैसे दिखा सकता है? दूसरा, क्या आपको लगता है कि यस, फूड इज़ अ वेपन, एग्रीकल्चर इज़ अ वेपन, और इसको कंट्रीज़ ने पहले भारत के खिलाफ यूज़ किया है, चाहे हम 1965 की बात कर लें, जब अमेरिका ने हिंदुस्तान को आंख दिखाई थी, तो क्या इस तरीके से आपको लगता है कि नहीं, अभी भी दैट इज़ अ जो उसका रोल है फूड का, एग्रीकल्चर का, वो वेपन के तौर के ऊपर पे यूज़ हो सकता है? हाँ, वैसे इतना कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने फूड पॉलिसी को लेके वेपनाइज करने की बात तो गवर्नमेंट के दिमाग में नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं है। इसमें तो ये है कि हम लोग एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, हम अपने जो फार्मर्स हैं उनके हित की बात करें, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है हमारे कंट्री की, वो हमारी एकदम इंटैक्ट रहे। क्योंकि जैसे यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि इतना जो पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज हो गया था फूड का, पर
हमारे हमारे पास कंट्री में कोई शॉर्टेज नहीं हुआ, तो हमारा वीट वैसे ही है, हमारा मिलेट्स वैसे ही है, और हमारी जितनी भी और रिक्वायरमेंट्स हैं फूड की सब एकदम सही तरीके से चल रही हैं। परंतु हाँ, हम अपने एग्रीकल्चर में को और हम प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, और ताकि हमारे जो फार्मर्स को थोड़ा सा और एजुकेट करना चाहते हैं, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें और अपनी प्रेडिक्शन करने में, और हम अपने सप्लाई चेन जो है उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जो एंड टू एंड जो प्राइसिंग हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बीच के अंदर में आप मानते हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर में आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर बचा है जहाँ पर अभी उस लेवल के ऊपर पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए हैं देश के अंदर में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी लैक कर रहा है। वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम हो या रोड्स की प्रॉब्लम हो, फार्म एंड के अंदर में अगर हम स्टॉक की अगर हम बात करें तो फार्मर को स्टॉक रखने में दिक्कत ना हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम में शुरू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है उनके फार्मर के पास, और बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। शुरू का जो है कि जैसे मैंने बोला कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम एक फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाला जो मौसम है वो कैसा होगा, इसमें कितनी उपज होगी, और हम इस तरीके से जो हमारे पास उपज बन के आती है उसको हम रेस्टोरेंट्स में बेच सकते हैं। उसमें उनका मेन्यू, उनके मेन्यू के हिसाब से हमें उन्हें क्या चाहिए वो भी फार्मर दे देता है। पर जो बीच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि लॉजिस्टिक जिसे हम बोलते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज चेन्स हो गई या फिर वेयर हाउसिंग हो गई, उसमें या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें थोड़ा सा हमें उसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज़ के हिसाब से तो हमारा जो बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक का है उसमें थोड़ी और काम करने की ज़रूरत है। किसान ने अगर अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, डबल करनी है, तो क्या सिर्फ अपनी खेती के ऊपर पे डिपेंड करे, या अलाइड जो अदर सेक्टर्स हैं, चाहे वो हम पोल्ट्री की अगर हम बात करें उसको वो डेवलप करे, या डेयरी को वो डेवलप करे, इस तरीके के और क्या सेक्टर्स हो सकते हैं जिससे वो डबल अपनी इनकम जो है वो जनरेट करने में कामयाब हो? देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर एक अकेला सेक्टर नहीं है कि जिस तरफ सिर्फ वो ही जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर के उत्पादन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी उत्पादन वहाँ बढ़ता है, और वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है, और वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे एग्रीकल्चर की वजह से ही कोल्ड चेन्स या वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन या फिर रेस्टोरेंट्स, ये सारे तो एग्रीकल्चर से ही लिंक्ड हैं। और पहले भी जो एग्रीकल्चर से है, जो फोरकास्टिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, और जो भी हम लोग जो पीछे सीड बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा है। तो हमें एग्रीकल्चर को एक होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैं एक अन्न उगाता हूँ और अन्न को ही हम बेचने में मेरी इनकम है, उसका बायो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग भी हो सकती है, और उसके साथ जो दूसरी जो खेती के साथ जो दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आप बोलते हो डेयरी जुड़ी हुई है, उसके साथ पोल्ट्री जुड़ी हुई है, या फिर हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है एक, क्योंकि किसान जो है, और अब जो है इतना जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आज के भारत में, तो किसान सिर्फ एक उत्पादक नहीं है जो कि उगाता है, फसल उगाता है, या अन्नदाता ही नहीं है, पर वो एक एनर्जी प्रोड्यूसर भी है। अगले 5 साल में आप भारत की एग्रीकल्चर कहाँ देख रहे हैं? भारत का एग्रीकल्चर बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है अगले 5 साल में। मैंने जैसे बताया कि जो किसान है वो सिर्फ एक अन्नदाता ही नहीं बनेगा, नहीं रहेगा, पर वो अन्नदाता के साथ साथ वो एनर्जी प्रोड्यूसर भी रहेगा, और वो एक और कई जगह तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर भी रहेगा, और वो सभी इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया को भी वो इंकरेज करेगा, और एनर्जी ट्रांजिशन को भी इंकरेज करेगा, और क्लाइमेट चेंज में भी पार्टिसिपेट करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा जी, आप हमारे साथ बनी रहीं और आपने तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर के ऊपर पे भारत के कृषि का समय है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बनेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूसर भी बनेगा, वो भारत का डिजिटल इंडिया को एक नई दिशा देने वाला भी बनेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है।